हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुल्क शाम का बादशाह उन दिनों बहुत परेशान था और उसकी परेशानी की वजह ये थी कि वो औलाद की नेमत से महरूम था। औलाद के हुसूल के लिए उसने अब तक 6 शादियां भी कर डाली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे किसी भी मलका के जरिए औलाद से ना नवाजा था। बादशाह चाहता था कि अल्लाह ताला उसे कम से कम एक बेटा तो अता कर दे जो उसके बाद उसके मुल्क का तख्तो ताज संभाल ले। और इसी परेशानी में वो दरबार का वक्त खत्म होने पर शहर से बाहर जंगल में चला जाता और वहां यूं ही सोचता रहता कि वो अब क्या करे। एक दिन वो जंगल में एक तालाब के पास बैठा था और इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे एक आहट सुनाई दी। बादशाह ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक हसीनो जमील औरत चली आ रही थी। उसने बहुत आला और अच्छा लिबास पहना हुआ था, लेकिन वो रो रही थी। बादशाह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। जब वो औरत करीब आई और उसने अदब से बादशाह को सलाम किया तो दोबारा से रोने लगी। बादशाह कहने लगा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तभी वो कहने लगी कि मैं ईरान की शहजादी फलक हूँ। यहाँ अपने शौहर के साथ आई थी क्योंकि मेरे शौहर को शिकार खेलने का बहुत शौक था, लेकिन एक आदमखोर शेर उसे दबोच कर ले गया और जब मैं उसके पीछे गई तो शेर मेरे शौहर को खाकर किसी तरफ निकल गया था। वहां मेरे शौहर की सिर्फ हड्डियां पड़ी थी जिन्हें मैंने गड़ा खोद कर दबा दिया। अब मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ कि शादी के सिर्फ 1 माह बाद ही मैं बेवा हो गई हूँ। अब मुझसे कौन शादी करेगा? जब अपने मुल्क वापस जाऊंगी तो सब मुझे मनहूस कहेंगे और मुझसे नफरत भी करेंगे। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपने महल में नौकरानी रख ले। बादशाह कहने लगा कि तुम तो किसी मुल्क की शहजादी हो और तुम्हें नौकरानी रखना तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। मैं तुम्हें अपनी मलका बना सकता हूँ। क्या आपने पहले कोई शादी नहीं की? तभी बादशाह कहने लगा कि बहुत की हैं, और वो मुस्कुराने लगा। मेरी 6 बीवियां हैं, तुम 7वीं मलका होगी। तो वो पूछने लगी, पहली 6 मलका भी आपके साथ रहती हैं तो मेरी वहां क्या इज्जत होगी? हुक्म तो सब उन्हीं का चलेगा। तभी बादशाह कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा दिल मेरी बीवियों से भर चुका है क्योंकि उनमें से कोई भी मुझे औलाद नहीं दे सकी। वो अलग अलग महल में रहती हैं। मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ कि हो सकता है तुम मुझे औलाद दे सको जो मेरा जानशीन बने। तुम्हें मैं अपने महल में रखूंगा और वहां सिर्फ तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। बादशाह ने उसे बताया। तब वो कहने लगी कि आपकी बाकी बीवियां तो मुझसे हसद करने लगेंगी और मुझे मार डालेंगी। बादशाह ने कहा वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो मैं उन्हें तलाक दे दूंगा। तभी वो शहजादी बोली, नहीं, आप उन्हें तलाक नहीं देंगे बल्कि मैं उन्हें खुद सजा दूंगी। तभी बादशाह कहने लगा कि तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा ही करना, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। अलबत्ता उनके बुढ़ापे और औलाद से महरूमी का ख्याल रखना। बादशाह ने शहजादी को घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया और वापस शहर की तरफ चल गया। शाही महल पहुंचते ही बादशाह ने सबको तलब कर लिया और बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि मैंने शहजादी फलक से शादी कर ली है और ये मेरी 7वीं शादी है। बादशाह की 6 बीवियों ने सुना तो वो खुश होने लगी और दुआ करने लगी कि अल्लाह ताला बादशाह को औलाद से नवाज दे। अल्लाह की कुदरत देखें कि शादी के 8 माह बाद शहजादी फलक के यहाँ एक खूबसूरत सा बच्चा पैदा हुआ और अब बादशाह का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका नाम शहजादा सुल्तान रखा गया। इस मौके पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सौतेली माएँ भी शहजादे की पैदाइश पर बहुत खुश थी और वो बारी बारी आकर मलका को मुबारकबाद दे रही थी। और शहजादा कुछ बड़ा हुआ तो वो खेलता हुआ अपनी सौतेली माओं के पास भी जाने लगा।
मलका फलक को फिक्र थी कि कहीं सौतेली माएँ शहजादे को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। वो शहजादे को मना करती थी कि वो अपनी सौतेली माओं के पास ना जाया करे, लेकिन शहजादा बाज नहीं आया। बादशाह ने शहजादे की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, लेकिन सौतेली माओं से उसकी मोहब्बत बढ़ती रही। मलका समझती थी कि सौतेली माएँ शहजादे को उसके खिलाफ भड़काती हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हें ख़त्म कर देगी। उसकी कनीज़ कौसर उसकी बहुत खुशामद करती थी और मलका भी बाकियों की निस्बत उस पर ज़्यादा मेहरबान थी। इसी तरह उसने अपने ग़ुलामों में से भी एक ग़ुलाम पर मेहरबानियाँ की और वो उसका वफ़ादार बन गया। एक दिन मलका ने अपनी कनीज़ कौसर को बुलाया और उससे वादा लिया कि वो उसका राज अपने पास रखेगी, और फिर उसने उसे अपने मंसूबे से आगाह किया। शहजादे की इन सौतेली माओं से जान छुड़वाना चाहती है। अगर कौसर ने उसका साथ दिया तो वो उसे भारी इनाम देगी। कौसर तो फौरन तैयार हो गई। तभी वो कहने लगी कि तुम आज रात को पहली मलका के महल जाना और उसके बागीचे में आकर कहना मुझसे मुलाकात करे। मैं ऐसी तरकीब बताऊंगी कि बादशाह उसके महल में जाने लगेगा और पहले की तरह उससे मोहब्बत करेगा। मलका ने कहा। अब वो कनीज़ जानती थी कि जब से बादशाह ने फलक से शादी की थी उस वक्त से उसने अपनी पहली बीवियों से मिलना जाना तर्क कर दिया था। फिर शहजादा पैदा हुआ तो बादशाह ने पहली बीवियों को बिल्कुल ही भूल गया। तभी कौसर कहने लगी कि वो रात को अकेली कैसे आएगी। मलका कहने लगी, उसे मेरा गुलाम लेकर आएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। उसे कहना कि आधी रात के वक्त अपने महल के पिछले दरवाजे पर गुलाम का इंतजार करे और उसके साथ चली आए। मलका ने कहा और उसे अशरफियों की थैली भी दे दी। कनीज़ तो बहुत खुश हो गई और बादशाह की सबसे पहली मलका के महल की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद मलका ने अपने गुलाम को तलब किया और उसे हिदायत देने लगी कि तुम उस मलका के महल के पिछले दरवाजे पर जाना और उसे खुफिया रास्ते से बागीचे में ले आना और उसे छोड़कर किसी झाड़ी में छुप जाना। उस मलका के मरने के बाद तुम उसकी हड्डियां इकट्ठी करके किसी गार में फेंकाना। फिर उसने गुलाम को भी अशरफियों से भरी एक थैली दी तो वो भी खुश होकर वहां से चला गया। अब तो मलका फलक रात गुजरने का इंतजार करने लगी। कनीज़ कौसर ने पहली मलका के महल पहुंचकर उसे पैगाम दिया तो वो बहुत खुश हुई। कनीज़ चली गई। आधी रात के वक्त वो पहली मलका महल के अकबी दरवाजे पर पहुंची तो वहां पर गुलाम मौजूद था। वो उसे कहने लगा कि मेरे साथ आइए। वो गुलाम के साथ चलने लगी। वो उसे अंधेरे और सुनसान रास्ते से बागीचे में ले आया और कहने लगा कि आप यहाँ ठहरें, मैं छोटी मलका को बता कर आता हूँ। फिर वो अंधेरे में एक तरफ चला गया और एक घने पौधे के पीछे छुप गया। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि गुलाम को एक स्याह रंग की बहुत बड़ी सी बिल्ली मलका की तरफ आती दिखाई दी। वो चौंक पड़ा। उस बिल्ली ने छलांग लगाई और पहली मलका पर आ पड़ी। इससे पहले कि मलका चीखती, बिल्ली ने उसे शदीद जख्मी कर दिया और उसकी जान ले ली। ये मंजर देखकर तो गुलाम बहुत डर गया। वो नहीं जानता था कि ये खौफनाक बिल्ली कहाँ से आई है। तभी मलका की आवाज़ उसे सुनाई दी कि अब तुम अपना काम करो, बोरी में उस मलका को डालो और कहीं दूर गार में फेंकाओ, लेकिन इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए। गुलाम ने कांपते हाथों से मलका की कही हुई हर बात मान ली। अगले रोज़ पहले मलका की कनीज़ ने बादशाह के सामने दरख्वास्त की कि मलका कल रात से गायब है। तभी बादशाह कहने लगा कि वो अपने मैके गई होंगी, आ जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। अगले दिन मलका फलक ने अपनी कनीज़ कौसर को दूसरी मलका के पास भेजा और उससे भी वही सब कहलवाया जो उसने पहली मलका के साथ किया था। दूसरी मलका को भी आधी रात में बागीचे में बुलाया गया था और उस आदमखोर बिल्ली ने उसका भी वही अंजाम किया। मलका ने फिर अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वही सब करके आए जो उसने कल रात किया था, और वो गुलाम उस मलका को भी बोरी में बंद करके दूर गार में फेंकाया। अगले दिन बिल्कुल उसी तरह
दूसरी मलका की कनीज ने भी दरबार में आकर बादशाह को बताया कि मलका गायब है। बादशाह ने कहा कि वो अपने भाई से मिलने जाना चाहती थी, यकीनन वहां गई होंगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। कनीज ने बादशाह की बात पर यकीन कर लिया और वहां से चली गई। तीसरी मलका के साथ भी मलका फलक ने वही सब कुछ किया। अब शहजादा सुल्तान 6 बरस का हो गया था। उसे अपनी 2 माँओं के बिछड़ने का तो पहले ही बहुत दुख था और अब उसकी तीसरी माँ भी गायब हो गई थी। शहजादे को अपनी माँ पर शक था, क्योंकि वो जानता था कि वो सौतेली माँओं से हसद रखती है और इसीलिए शहजादे को उनसे मिलने से रोकती टोकती रहती थी। तभी वो अपनी माँ की टोह में रहने लगा। शाम के वक्त उसने मलका की कनीज को तलब किया तो शहजादा कमरे की खिड़की से लगकर खड़ा हो गया और अपनी माँ की गुफ्तगू सुनने लगा, जो अपनी कनीज से कह रही थी कि आज चौथी मलका की बारी है, तुम उसे वही पैगाम देकर आओ जो तुम पहले 3 मलका को देकर आई थी। उसकी बातें सुनकर तो शहजादा बहुत हैरान हुआ। वो अपने महल में वापस आया और खाना खाने लगा। उसके बाद वो कहने लगा कि मैं आज अपनी सौतेली माँ के साथ सोऊंगा, जो बादशाह की चौथी बीवी थी। तभी मलका फलक कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें मेरे साथ सोना चाहिए। शहजादा कहने लगा कि नहीं, वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, लिहाजा मैं उन्हीं के साथ सोऊंगा। और फिर वो उसी माँ के महल में आ गया और उसके बराबर वाले कमरे में सोने का इंतजाम किया गया। लेकिन शहजादा आंखें बंद किए जागता रहा। आधी रात को उसने माँ के कदमों की आवाज सुनी तो आहिस्ता से उठकर दरवाजा खोला और देखा उसकी सौतेली माँ बाहर की तरफ जा रही थी और बागीचे में पहुंचकर वो रुक गई थी। शहजादा भी बागीचे में दाखिल हुआ और दरख्त के पीछे छुपकर देखने लगा। चंद ही लम्हों बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सी बिल्ली वहां पर दाखिल हुई और मलका पर हमला करके उसे जख्मी करने लगी। जब उसने देखा कि वो खौफनाक बिल्ली उसकी सौतेली माँ की जान ले रही है तो वो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वहां पर उसकी सौतेली माँ मौजूद नहीं थी। अगली सुबह उसकी सौतेली माँ की कनीज बादशाह के दरबार में हाजिर हुई और बताने लगी कि मलका रात से गायब है। तभी बादशाह शहजादे की तरफ देखकर कहने लगा कि आप तो रात अपनी माँ के साथ सोए थे, तो वो कहाँ गई? तभी शहजादा कहने लगा कि पहले कनीज कौसर और गुलाम को ले आया जाए, तभी वो सब कुछ बताएगा। जब उन दोनों को हाजिर किया गया तो शहजादा कहने लगा कि पहले कौसर से पूछें कि ये कल शाम मेरी सौतेली माँ के पास क्यों गई थी और उसे क्या पैगाम दिया था। तभी वो कनीज कहने लगी कि मैं तो उनके पास नहीं गई थी, लेकिन जब शहजादे ने उसकी और अपनी सौतेली माँ की बातें दोहराई तो वो बेहोश हो गई। फिर उसके बाद शहजादा कहने लगा कि गुलाम से पूछें कि ये मेरी सौतेली माँ को उस महल से कहाँ ले गया था। वो गुलाम घबराकर कहने लगा कि मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो अपने घर में सो गया था। तभी शहजादा कहने लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये महल के पिछले दरवाजे से मेरी सौतेली माँ को लेकर बागीचे में ले गया था और फिर वहां से गायब हो गया था। मैं दरख्त की आड़ में खड़ा सब कुछ देख रहा था। तभी वो गुलाम बादशाह के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। अब तो सारे दरबारी भी हैरान हो रहे थे कि मलका कहाँ गई। तभी दरबार में मलका फलक दाखिल हुई और कहने लगी कि शहजादे ने ख्वाब देखा होगा। मुझे तो मलका ने पहले से बताया था कि बादशाह सलामत उससे नफरत करते हैं, इसलिए मैं ये मुल्क छोड़कर चली जाऊंगी। यकीनन वो किसी दूसरे मुल्क में चली गई होगी। शहजादा अपनी माँ की तरफ हैरत से देखने लगा, लेकिन फिर बादशाह को बताने लगा कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। मैंने खुद देखा था, एक बहुत बड़ी बिल्ली ने मेरी सौतेली माँ पर हमला किया था और उसे हलाक कर दिया था, और जब मैं होश में आया तो मेरी माँ वहां मौजूद नहीं थी। तभी बादशाह बहुत गुस्से से गुलाम को घूरते हुए कहने लगा कि तुम बताओ, क्या शहजादा ठीक कह रहा है? तभी वो गुलाम माफिया मांगने लगा और साथ साथ बताने लगा कि हाँ, शहजादा ठीक कह रहा है।
میں نے ہی ملکہ کو بوری میں ڈال کر غار میں پھینک دیا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے شہزادے کی ماں نے ایسا سب کرنے پر مجبور کیا تھا اور مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر میں نے اس کا حکم نہ مانا تو وہ میرا بہت برا حشر کرے گی۔ اسی لمحے ملکہ فلک اپنے پیروں پر گھومی اور ایک دم سیاہ بلی میں تبدیل ہو کر غلام پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے تلوار نکالی اور بلی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ بلی مر گئی، پھر اس کی شکل اور جسم دونوں تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں پر ملکہ فلک کی لاش پڑی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر سب لوگ خوف سے کانپ اٹھے تھے۔ وہ ملکہ نہیں بلکہ ایک ڈائن کا چہرہ تھا۔ بادشاہ نے اپنے غلام کی بہادری اور پھرتی کی تعریف کی اور حکم دیا کہ کنیز کوثر کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور غار سے اس کی بیویوں کی لاشیں نکال کر لائی جائیں اور انہیں شاہی قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اور پھر بادشاہ نے شہزادے سلطان کو گلے سے لگایا اور کہنے لگا، میرے پیارے بیٹے، تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم بہادری سے اس ملک پر حکومت کرو گے۔ تمہاری جرت اور ذہانت سے میری باقی بیویاں بچ گئی ہیں۔ اگر تم ہمت نہ کرتے تو یہ چڑیل تمہاری باقی ماؤں کو بھی کھا جاتی۔ بادشاہ کے بعد بادشاہ کے وزیروں اور امیروں نے بھی شہزادے کی ذہانت کی بہت تعریف کی اور اس چڑیل کی لاش کو جلا دیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ شہزادی رابعہ بہت اچھے دل کی مالک تھی اور اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن شہزادی رابعہ یتیم خانے چلی گئی۔ وہ بچوں کے لیے بہت سے کپڑے، کھلونے اور تحائف لے کر گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے بہت ساری مٹھائی بھی لے کر گئی تھی۔ سارے ہی بچے شہزادی سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، سوائے ایک بچے کے، اور وہ ایک کونے میں اکیلا خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی سب بچوں سے مل رہی تھی، لیکن جب شہزادی کی نظر اس اکیلے بیٹھے بچے پر پڑی تو شہزادی اس کے پاس چلی گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تبھی وہ بچہ اپنا نام بتانے لگا کہ میرا نام حاشر ہے۔ اس نے بہت دھیمے سے انداز میں شہزادی کو جواب دیا۔ تبھی شہزادی اس سے پوچھنے لگی کہ سب بچے تو اتنے خوش ہیں، لیکن تم اکیلے اور اداس بیٹھے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم باقی بچوں کی طرح خوش کیوں نہیں ہو؟ شہزادی کے بہت پوچھنے پر بھی حاشر نے کوئی جواب نہ دیا اور دوڑتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ شہزادی رابعہ بھی اس کے پیچھے تیز تیز چلتی باغ میں پہنچی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر وہ اتنا رنجیدہ کیوں رہتا ہے، لیکن وہ اس کی کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ شہزادی نے اس سے کئی بار پوچھا کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ شہزادی کو بتا دے، شہزادی اس کی ہر خواہش بھی پوری کرے گی اور اس کی مدد بھی کرے گی، لیکن حاشر نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ میں سارے بچوں کے لیے کھلونے، کپڑے، کتابیں اور بہت کچھ لے کر آئی ہوں، اگر ان میں سے تمہیں کچھ بھی پسند ہے تو تم رکھ لو۔ لیکن حاشر بولا، مجھے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگی، مجھے تو بس اپنے والدین کے پاس جانا ہے، میرا دل یہاں بالکل نہیں لگتا۔ تبھی شہزادی کہنے لگی کہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ تمہارے والدین کا پتہ چلا سکوں، لیکن تب تک تم دوسرے بچوں سے الگ تھلگ نہیں رہو گے اور ان کے ساتھ کھیلو گے اور مزے کرو گے۔ حاشر نے جب شہزادی کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہو گیا۔ اس نے شہزادی کے دیے ہوئے تحفے بھی قبول کر لیے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ شہزادی نے یتیم خانے سے پتہ کیا کہ حاشر کے والدین کہاں ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ حاشر بہت چھوٹا تھا اور انہیں ایک باغ میں پڑا ہوا ملا تھا۔ اس کے والدین کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہیں اور حاشر ان سے الگ کیسے ہو گیا تھا۔ تبھی شہزادی پوچھنے لگی کہ کیا بچے کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس سے اس کے والدین کی شناخت کی جا سکے یا انہیں تلاش کرنا ممکن ہو سکے۔ یتیم خانے کی منتظمہ نے بتایا
کہ हाशिर के गले में एक मफलर था और जिस पर कुछ हरूफ कढ़े हुए थे और वो कढ़ाई हाथ से की गई थी। तभी शहजादी ने वो हरूफ पूछे जो उस मफलर पर कढ़े हुए थे, तो शहजादी को बताया गया कि मफलर पर 2 हरूफ कढ़ाई से बनाए गए थे। उनमें एक नून था और दूसरा ते। शहजादी को जब ये बात पता चली तो उसने पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया कि जिसका भी ये मफलर हो वो जल्दी से शाही महल में पहुंच जाए। कुछ दिन तक तो कोई भी ना आया। 1 हफ्ते बाद एक जोड़ा शाही महल पहुंचा और उन्होंने बताया कि वो मफलर उनका था और ये भी कि चंद साल हुए हैं उनके बच्चे को किसी ने अगवा करके तावान तलब किया था। शहजादी राबिया उन्हें हाशिर के पास ले गई। हाशिर के नकूश उन मियाँ बीवी के नकूश से बहुत मिलते जुलते थे। दोनों मियाँ बीवी हाशिर को देखकर बहुत खुश हुए। तभी हाशिर के बाप ने बताया कि उस मफलर पर उसकी बीवी ने उसका नाम नौमान तौहीद के पहले हुरूफ अपने हाथ से काढ़े थे। ये देखकर तो शहजादी को बहुत खुशी हुई कि उसने यतीम खाने में पलने वाले एक बच्चे को उसके वालिदैन तक मिला दिया था और वालिदैन भी उसे देखकर बहुत खुश थे। हाशिर भी अपने वालिदैन से मिलकर बेइंतहा खुश था और उसके वालिदैन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे कि इतने सालों बाद उनका बच्चा उनको वापस मिल गया था और ये नेकी का काम शहजादी राबिया ने किया था और जिसका अजर उसे अल्लाह ताला से ही मिलना था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।